नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। रोज रात को आपको क्राइम के किस्से सुनाता हूं, कहानी बताता हूं, कुछ केस बताता हूं। लेकिन आज बात होगी देश के उन केस के बारे में, जिस केस ने ना केवल देश को दहलाया और उसका राज भी सामने नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम की दुनिया जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है उस राज को बाहर लाने वाले लोगों की जिंदगी, यानी क्राइम रिपोर्टर। और ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और आपको उनके बारे में बता दूं कि देश के नंबर वन चैनल आज तक में 18 साल तक क्राइम की छोटी से लेकर हर बड़ी स्टोरी को ब्रेक करने वाले, क्राइम की जिसे कहते हैं अनसुलझी परतों को खोलकर सामने लाने वाले देश के नामचीन क्राइम रिपोर्टर तंसीम हैदर मेरे साथ मौजूद है। पहले तंसीम भाई का मैं स्वागत करूंगा। तंसीम भाई, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमित, आपने इतनी तारीफ की और अपने साथ यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत अब ऐसे करूं क्योंकि मैं केसेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो तारीफ नहीं, वो हकीकत भी है। क्योंकि एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैंने भी इनके साथ देखा है, इनके साथ जुड़ के एक ही संस्थान में हम थे कि बहुत बहुत जिसे कहते हैं रात के 2 बजे से लेकर, और अगर कितने बजे भी कोई खबर आ जाए, उसके पहलू को शुरुआत से लेकर अंजाम तक पहुंचाने में तंसीम भाई का बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि पूरी शिद्दत से लगे रहे। सबसे पहला सवाल, मैं केसेस आपसे बाद में समझूंगा इनके बारे में, और आपको अच्छी चीज बताऊं मैं। लखनऊ से निकलकर हैदराबाद, हैदराबाद से निकलकर दिल्ली, और दिल्ली में अपना क्राइम की दुनिया में, रिपोर्टर्स की दुनिया में नाम बनाना, मकाम बनाना आसान नहीं होता। ये क्राइम रिपोर्टर के लिए खासतौर से यंग जनरेशन में मैं देखता हूँ एक बड़ा अट्रैक्शन है, आकर्षण है। बहुत मतलब इसको मैं आपसे समझ, क्राइम रिपोर्टर बनना आसान नहीं है, और क्राइम रिपोर्टर बनना उतना खतरनाक भी है। खतरनाक शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि क्राइम रिपोर्टर की जिंदगी खतरनाक है या नहीं। अमित जी, चूंकि देखने में एक ग्लैमराइज और बहुत ऐसा वर्ड दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि क्राइम की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा खतरों से भरी हुई है। आजकल तो थोड़ा चीज़ें आसान हुई हैं, चूंकि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हम्म। आपके पास आ गए हैं इक्विपमेंट्स। हम्म। व्हाट्सएप है, तमाम चीज़ें। आप जब वो दौर था कि आज से 10-15 साल पहले आपके पास मैसेजेस के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उससे पहले का दौर जो था, उसके उस दौरान तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। हम्म। तब और मुश्किल होती थी कि आप स्पॉट पे कैसे पहुँचेंगे, अपना काम कैसे करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, आपके पास खबर कहाँ से आएगी। तो हम्म। ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती थी। आज के दौर में इतना चैलेंजिंग तो नहीं रहेगी। मतलब आपका कहने का मतलब कि अब तो सोशल मीडिया पे कोई कोई राहगीर भी वीडियो बना देता है। लेकिन हुँ। अमित, इसका उसमें और चैलेंज है हुँ। कि जो चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे, हुँ। वो चीज़ें कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? वो कितनी ऑथेंटिक है? हुँ। कहीं आपने देखा होगा पुराने वीडियोज़ लोग डाल देते हैं, ब्लास्ट हुआ इजिप्ट में डाल देंगे, सीरिया का। हुँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे पता पता करेंगे कि ये एग्ज़ैक्टली ये फेक वीडियो है या क्या? फेक है या असली है, हाँ। कितना पुराना है, हाँ, हाँ। ताज़ा है, नया है। हुँ। तो यही वजह रही कि सारे तमाम संस्थानों ने एक अपनी एक विंग शुरू कर दी, जिसे फैक्ट चेक बोलते हैं हम लोग। अब एक फैक्ट चेक विंग पूरा चेक करती है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस वीडियो की, ये वीडियो कितना पुराना है, कहाँ का है, किस जगह का है, किसने इस वीडियो को शूट किया है, उसके बाद वो चीज़ें सामने आती हैं। और जहाँ तक क्राइम रिपोर्टिंग का सवाल है, देखिए चैलेंजिंग तो है। चैलेंजिंग इसलिए है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है वो नहीं रह जाती इसके साथ-साथ। आपको 2 बजे भी कॉल आ सकता है किसी भी बड़े हादसे का, किसी सानहे का, और रात में 3 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे का उसका वक़्त, क्राइम का कोई वक़्त नहीं होता। मेरा सवाल ये है कि क्राइम रिपोर्टर जब घबरा जाता है, कभी ऐसी कंडीशन आपके साथ आई? अमित, मैं मॉर्चरी का किस्सा सुना रहा था कि जब मॉर्चरी बीट मिली तो बहुत परेशान था कि मॉर्चरी के अंदर जाऊँ कैसे? हुँ। फिर एक बार मैंने सुपरवाइज़र को मनाया, मैंने कहा मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे कुछ तो खबर दे दो। हुँ। तो उसने मुझे अच्छा इजाज़त दी और मॉर्चरी में ले जाके एक डेड बॉडी दिखाई। वो डेड बॉडी एक लेडी की थी। उसने उस डेड बॉडी पे मुझे दिखाया और बताया कि भई ये जो डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई थी, पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। उसने कहा कि बैठ के देखिए डेड बॉडी को। हुँ। मैं बैठ के देखने लगा, मुझे कुछ नज़र ही ना आया। वो बोला इसकी आँख में देखिए। मैं और नीचे गया, फिर कहा और नीचे देखिए। अब मैं डेड बॉडी और मेरी आँखों के बीच में बहुत छोटा-सा गैप। डर लगे। कहाँ पे थे देखिए, आप? कहाँ पे थे आप? मेरे पसीने,
उसके बाद जब मैंने आँखों में देखा तो कहने लगे कुछ दिख रहा है? मैंने कहा नहीं दिख रहा है। कहने लगे इसमें देखो, इसमें यहाँ पे सफ़ेद निशान दिख रहे हैं ऐसे। मैंने कहा हाँ, दिख रहे हैं। तो कहने लगे ये जो केस सुसाइड का बताया जा रहा है, ये सुसाइड का हैंगिंग सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है, और मर्डर भी बेड के ऊपर हुआ है, स्ट्रैंगुलेशन हुआ है, जो कि बेड पे अगर मारा गया है तो किसी का टियर मार्क यूँ आएगा, हैंगिंग होता है तो टियर मार्क नीचे आता है। तो वहाँ से पूरी कहानी बदल गई, पूरी तस्वीर बदल गई। जो एक सुसाइड कहा जा रहा था जिस केस को, वो बाद में मर्डर निकला। ये अपने आप में देखिए जानकारी आप लोगों को मिल रही है किस तरीके से, कैसे केस बदल जाता है। ये क्राइम रिपोर्टर को यही चीजें सीखने से, और राज जो मैं कह रहा था, राज ऐसे खुलता है। अब मैं बात करूंगा धनसी भाई आपसे उन केस की, या उन दो बड़े केस से पहले उस केस की जिसका सवालिया निशान आज भी है, आरुषि केस। उस रात से लेकर इतने साल बीत गए, मैं अगर इसको छोटा सा सवाल आपसे करूं तो आप शायद समझेंगे कि मेरे सवाल का मतलब भी वही है। आरुषि का कातिल कौन? ये देश आज भी जानना चाहता है। ये मौजूदा दौर में भी सबसे बड़ा सवाल है, आरुषि का कातिल क्यों क्यों नहीं मिला आरुषि का अबे कातिल? जी, ये एक ऐसा केस था जिसने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े क्राइम रिपोर्टर को, इंक्लूडिंग मी, हैरान कर दिया, चौंका दिया, परेशान कर दिया। हम रात-रात भर सोते नहीं थे, और जब उसका अंजाम देखा केस का तो हम और हैरान रह गए कि पता ही नहीं चला कि आरुषि का और हेमराज का हत्यारा कौन है। पहले पुलिस ने केस खोला, कहा कि ये नौकरों ने मर्डर किया है। फिर दूसरी टीम आई सीबीआई की, उसने कहा नहीं साहब, डॉक्टर दंपत्ति ने मर्डर किया है। फिर बाद में डॉक्टर दंपत्ति को भी कोर्ट से छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले। तो सबसे बड़ी चीज़ उस केस में खराब क्या रही अमित, मैं आपको बता दूं, किसी भी क्राइम में कोई भी घटना अगर होती है तो जो मौका या वारदात पे सबसे पहले जब पुलिस पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, तो वो जो वहां से सुराग उठाती है, जो सबूत उठाती है, वो सबसे अहम होते हैं किसी भी केस में। आरुषि के केस में यही गड़बड़ हुई पुलिस से, नोएडा पुलिस से, कि जब पुलिस पहुंची उससे पहले वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्ट पहुंच गए, बहुत सारे पड़ोसी पहुंच गए। उन्होंने क्राइम सीन को हशप कर दिया। फैमिली मेंबर्स ने वो चादर हटा दी जिसपे डेड बॉडी थी, उसमें कमरे की धुलाई कर दी। जहाँ पे ऊपर डेड बॉडी थी, जहाँ पे हेमराज की लाश पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक पंजे का निशान था। उसपे लोगों ने अपने हाथ छाप-छाप के उसको चेक करने शुरू कर दिए। तो जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो फॉरेंसिक टीम को सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं, सैकड़ों जूते के निशान मिल रहे हैं, सैकड़ों लोगों के वहाँ पे जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो गिरे हुए मिले। तो वो क्राइम सीन प्रोटेक्ट नहीं किया गया। सबसे पहली गलती है, सबसे अहम गलती रही कि क्राइम सीन प्रोटेक्ट हो जाता तो आज पता चल जाता एक कि चीज आरुषि आपके का पास से हत्यारा कौन है। थोड़ा सा माफी चाहते हुए, आपने एक बड़ी बात की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आरुषि का कातिल मिल जाता, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक बात कही कि पंजे का निशान, जी। ये अगर मान लीजिए और कोई निशान नहीं होता और वही पंजे का निशान पुख्ता तौर पर पुलिस को मिलता, तो क्या कातिल मिल जाता? अगर वही पंजे का निशान, उस केस में आपको लगता क्या कौन सा ऐसा अगर देखिए शूज की बात मैं मान सकता हूं कि शूज किसी के भी देखिए हो 2 सकते हैं। चीज़ें थी, एक तो पंजे का निशान, दूसरा वो जो रूम था, जिस रूम में डेड बॉडी पड़ी थी, उस रूम को पुलिस को कॉर्डन ऑफ करके इंटैक्ट रखना चाहिए था। तब तक इंटैक्ट रखना चाहिए था जब तक कि फॉरेंसिक टीम अंदर ना आ जाती। फॉरेंसिक टीम के आने से पहले लोग अंदर गए, घूम आए, कमरे की धुलाई हो गई, सारे सबूत मिट गए, फिंगरप्रिंट्स मिट गए। तो ये जो डिस्ट्रॉय हुआ क्राइम सीन का, वो जो है दैट्स अ मर्डर ऑफ दैट केस बेसिकली यू कैन से। नहीं तो फिर मतलब जो सीबीआई तक जांच पहुंची, जो सीबीआई की भी जांच पहुंची, और सीबीआई ने कहा कि नहीं दंपत्ति है, यही तो वजह सीबीआई ने किस एविडेंस को ऐसा मान लिया? और सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी, सीबीआई सीबीआई मैं आपको बता दूं, सीबीआई को कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला। जो सीबीआई ने कोर्ट में माना, कोर्ट ने भी माना कि हमें कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला, कोई हमें गवाह नहीं मिला। वहां सीबीआई ने अपना पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे खड़ा किया कि यूं है तो ऐसा हो सकता है, ये सो रहे थे तो इनको पता होगा। डॉक्टर साहब जो थे वो वाइन पी रहे थे, वायलेंट हो गए, उन्होंने देखा उसका, अपनी बेटी का, और इस हाल में देखा मर्डर कर दिया। ये एक कहानी पूरी तैयार की गई जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम कहते हैं। नहीं, लेकिन क्राइम की दुनिया में जैसे कोई मर्डरर भी है, तो मर्डर का कहते हैं ना, कितना भी शातिर मर्डर, वो कुछ तो निशान छोड़ता है ना। निशान थे ही नहीं ना अमित, तो वही तो सिंह, जब निशान ही मिटा दिए गए शुरू से लेके आखिर तक किसी भी केस का। तो मेरा मेरा अगला सवाल और आपसे यही है, मिटाए किसने? घर वालों ने मिटाया।
कुछ अनजाने में जर्नलिस्ट ने मिटाए, कुछ अनजाने में पड़ोसियों ने मिटाए, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्राइम सीन को छूना नहीं है, क्राइम सीन को टच नहीं करना है। आप कहीं भी विदेश में चले जाइए, अगर वहाँ क्राइम होता है, तो वहाँ दूर-दूर तक ना मीडिया, ना किसी आम आदमी की एंट्री होती है, सिवाय पुलिस और फॉरेंसिक्स टीम के, कोई और नहीं जा सकता वहाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब कुछ जगहों पे प्रोफेशनल तरीके से होने लगा है। इसके भी बहुत सारे किस्से हैं कि कैसे क्राइम सीन प्रोटेक्ट किया गया और कैसे ये केस खुला और लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे भी केस हैं, आगे कभी इस पे चर्चा करेंगे। नहीं, इस पे तो हम करेंगे, लेकिन आज का दौर जो है, 2 चीजें होती है जिससे, जो मेरी समझ है, आप ही लोगों से मैंने सीखा है तंसीम भाई, क्राइम को लेके जितने आप लोगों के आसपास रह गए, इस दौर में हम देखते हैं कि कहते हैं पुलिस ने 1500 सीसीटीवी खंगाले और आखिर मिल गया कातिल। हम ऐसी भी स्टोरीज देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को एक फोन कॉल से सीडीआर होता है, तमाम चीजें मिल जाती। उस दौर में क्या सीसीटीवी फुटेज थे नहीं, या ये आप मानते ड्रॉबैक रहा? क्योंकि बारीक से बारीक सीसीटीवी उस दौर में सीसीटीवी थे तो कुछ थे। थे। इत्तेफाक की बात ये कि उस मौका वारदात पे सीसीटीवी पुलिस को नहीं मिले, क्योंकि यही माना जा रहा था कि क्राइम जो है वो छत से शुरू हुआ, कमरे तक आया, या कमरे से शुरू हुआ, आरुषि के कमरे तक गया और वहां पे खत्म हो गया जाके। तो ये इस वजह से एविडेंसेस नहीं मिले। उसके बाद ही चीजें बदली हैं, लोगों ने बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाने शुरू कर दिए। अपने घरों के बाहर 10-10 कैमरे लोग अब लगाते हैं। तब इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। होती तो जाहिर सी बात है कातिल पकड़ लिया जाता। बस वही चीज। और मैं मतलब कि जैसे कहते हैं, चाहे वो जूते का निशान हो या पंजे का निशान, अगर वो एक पुख्ता होता तो शायद, देखिए, फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते। वो जो गोल्फ स्टिक का एक जिक्र आया था कि गोल्फ स्टिक भी थी। हाँ, गोल्फ स्टिक पे भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले पुलिस को। अब उसका मतलब साफ कर दिए गए। अब उसमें कई चीजें थी, जैसे फिंगरप्रिंट का मिलने से ये साबित हो जाता कि कातिल एक है, 2 है। अगर आरुषि के शरीर पे हेमराज के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, तो पता चलता कि वो साथ में था। ये एक कनेक्टिंग एविडेंसेस होते हैं, कनेक्ट कर देंगे दूसरे से। हेमराज के शरीर पे XYZ किलर का मिल जाता, लेकिन वो सारी चीजें खराब कर दी गई। क्राइम सीन ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब क्राइम सीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो दुनिया के कई ऐसे केसेस हैं, हमने पढ़े, जिसमें केस कभी वर्कआउट नहीं पाता। लेकिन इसी केस से चूंकि एक सवाल मेरे जहन में है, आप जैसे बड़े रिपोर्टर, तजुर्बेकार रिपोर्टर, देखिए, आप भी नहीं कह सकते कि कातिल कौन, ना एक जिम्मेदार तौर पर मैं कह सकता हूं कातिल कौन, लेकिन फिर भी आपके तजुर्बे से आपको लगता है कि कातिल शातिर था, या उससे ज्यादा गलतियां भारी पड़ गई? कातिल उतना शातिर नहीं था, जो भी है। देखिए, मेरा अपना व्यू ये है कि कातिल इतना शातिर नहीं था। कातिल कोई बहुत हाई प्रोफेशनल नहीं था। कातिल 2 ही हिस्सों में बटा था, या तो वो नौकर थे या तो डॉक्टर दंपति थे। लेकिन सबसे खराब इस पूरे मामले में फिर कह रहा हूँ, अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते, क्राइम सीन डिस्ट्रॉय नहीं करते लोग, तो ये केस आसानी से खुल जाता। ये सीबीआई के अफसर भी मानते रहे। ठीक। और आपको तंसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं, और आपसे आगे भी जुड़ूंगा और किससे बताऊंगा, और दर्शकों को भी बता दूं कि मैं उस समय भी आपको जानकारी दूंगा बहुत जल्द। तंसीम हैदर, देश के नामी क्राइम रिपोर्टर तंसीम हैदर को भी आप डिजिटल मीडिया में एंट्री करते हुए देखेंगे, और तंसीम हैदर आपको ऐसे ही क्राइम के अनसुलझे किस्से भी अपने प्लेटफॉर्म पे सुनाएंगे। वो प्लेटफॉर्म जल्द आने वाला है, और क्राइम की दुनिया से रिलेटेड हर राज और रहस्य को तंसीम हैदर के अपने प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे। एक बार और शुक्रिया आपका। बिल्कुल, क्राइम बॉक्स खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम भाई। आप देखते रहे वीके न्यूज। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।